मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल लिखा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो आपके पास एक चार्ज का सिस्टम है, ठीक है, उसमें सिंगल चार्ज हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने एन हो सकते हैं। तो ऐसे चार्ज का एक सिस्टम है और आपने उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। हमने पहले इस बारे में बात की थी। पोटेंशियल एनर्जी इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हमने इसको देखा था और वैसे भी हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको बताया था। इसका मीनिंग क्या होता है? वर्क। एक बार फिर देखो, मैं कहता हूँ इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पर है ये, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो आप क्या कहोगे सर कि ग्राउंड से इसको यहाँ तक उठाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो वर्क डन ही क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक डिफरेंस ये है, तो ये तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उठा रहे हैं और अपने टॉपिक में क्या करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज की वजह से लगती है उसके अगेंस्ट वर्क डन करेंगे। अगला डिफरेंस क्या है, यहाँ आप ग्राउंड से लेके आ रहे हो, क्यों? क्योंकि भाई अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि फार्मूला mgh है। हाइट कितनी है? जीरो अर्थ के सरफेस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी से प्रेजेंट जो पोजीशन है फिलहाल उस तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है क्या पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं चार्ज वाली। तो आपने ऐसे ही चार्ज को लाने में जो वर्क डन है उसको कैलकुलेट करना है, लेकिन लेके कहां से आना है? जीरो पोटेंशियल एनर्जी से। और जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां होगी आपको पता है? इंफिनिटी पे, क्योंकि चार्ज की फील्ड कहां तक है? इंफिनिटी तक है। और आपने चार्ज को कहां से लेके आना है? इंफिनिटी से दैट पॉइंट। इस पे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो इंफिनिटी से दैट पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। आपकी बात समझ में आई कि नहीं? V may be defined as potential energy due to a system of charge may be defined as this is total amount of work done in bringing a various charges जितने भी चार्ज हैं कहां से? from infinity to their present position, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना, वो अर्थ के सरफेस पे थी ग्रेविटेशनल वाली। इलेक्ट्रिक वाली कहां होगी आपकी? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से दैट पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आपकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पहले निकालेंगे ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस और फिर अगला n चार्जेस के लिए इसको जनरलाइज कर देंगे। तो ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, हमारे पास दो चार्ज है सिर्फ Q1 एंड Q। मान लिया कि ये पॉइंट है मेरा P1 और ये पोजीशन वेक्टर इसका R1। यहाँ पर ये चार्ज रखा है Q1, क्या रखा है? Q1। एक दूसरा पॉइंट है ये P2, इसका पोजीशन वेक्टर है R, और डिस्टेंस ये हमने कह दिया R12, यानी पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की डिस्टेंस R12। तो Q1 चार्ज है कहां रखा है? P1 पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है? P2। हमने चार्ज कहां से लेके आना है? इन्फिनिटी से। कहां से लेके आना आपने? इन्फिनिटी से। किस पॉइंट पे? P2 पॉइंट। तो जो मान लिया कि आपका स्टार्टिंग में Q1 चार्ज दोनों ही इन्फिनिटी पे थे, Q1 Q2 दोनों टू चार्ज निकाल है ना, दोनों चार्ज कहां थे? इन्फिनिटी। हम पहले Q1 चार्ज को यहां ले आए। कितने चार्ज को लेके आए हैं? Q1 को। ये nth का जो हम करेंगे nth का सिस्टम का, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम Q1 चार्ज को लेके आए थे, ठीक है। अब किसको लेके आना आपको? Q2।
कहाँ है क्या टू इन्फिनिटी, कहाँ लेके आना चाह रहे हैं T2 पॉइंट पे, पोजीशन पे आने वाले इसको। अब T2 पॉइंट पे लाने के लिए आपको जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन इसकी क्या होगा आपका, वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी Q2 चार्ज की, क्योंकि आप इसको लेके आ रहे हो Q2 चार्ज, कहां से लेके आना है इन्फिनिटी से, कहां पर लेके आना है T2 पॉइंट पे जो उसकी पोजीशन होने वाली है लाने के बाद। ठीक है, तो एक बात बताओ आप, मेरे को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में क्या निकालना है वर्क डन। तो एक तो तरीका ये है कि आप बीच में एक स्मॉल इंटरवल मानो और पूरे के लिए उसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, मैं कहूं आपसे कि वर्क डन का फार्मूला बताओ, आप कहोगे सर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मैं कहता हूं नहीं भाई दूसरा बताओ, आप कहोगे सर दूसरा बता देंगे, क्योंकि हमने पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन बटे चार्ज, तो वर्क डन क्या आ गया यहां से, वर्क डन आ गया पोटेंशियल इनटू वी चार्ज, क्लियर है चार्ज है। और ये पोटेंशियल नहीं होता, एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। देखो आपने Q2 को लेके आना है, किसको लेके आना है Q2, तो इस फार्मूले से निकालना आसान रहेगा, क्यों आसान रहेगा, आप यहाँ पर है ना पोटेंशियल पता कर लो, क्या पता कर लो इस पॉइंट पे जिसपे लेके आना है पोटेंशियल पता कर लो, और फिर Q2 से क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई, पोटेंशियल इनटू चार्ज क्या आ जाएगा वर्क, आपके बात समझ में आएगी जी। पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पे बताओ, पोटेंशियल भाई पोटेंशियल का टॉपिक बहुत बार कर चुके हैं, पोटेंशियल का जर्नल फार्मूला क्या होता है 1 by 4 pi epsilon naught, ऊपर तो चार्ज है, कौन सा चार्ज जिसकी वजह से पोटेंशियल है, तो Q1 चार्ज की वजह से है इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो ऊपर क्या आ जाएगा Q1, क्या आ जाएगा Q1, क्लियर है। और नीचे भाई चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है R12, तो R12 इतना पोटेंशियल हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे आपका वर्क डन क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस 1 by 4 pi epsilon naught चार्ज Q1 बटे में R1 और इनटू में चार्ज, चार्ज कितना लेके आने वाले हो आप Q2, तो इनटू में Q2 ये आ गया वर्क डन, और यही वर्क डन क्या है पोटेंशियल एनर्जी है किसकी Q2 चार्ज, कौन चार्ज की Q2। अब देखो ये थोड़ा और क्लियर करो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, क्या है पोटेंशियल का डिफरेंस, अब भाई डिफरेंस है तो दो चीजों में होगा ना, दो कौन कौन सी भाई, एक तो इस पॉइंट के बीच में, और दूसरा आपने कहां से लेके आना चार्ज इन्फिनिटी से, कहां से लेके आना है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे जितना पोटेंशियल है और इस पॉइंट पे लेके आना है, उनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वही है ना। अब इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो होता है, इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना है जीरो, और इस पॉइंट पे ये, तो दिस माइनस में जीरो इज इक्वल टू ये आ जाएगा ना, ये बात समझ में आई कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस वाली, क्योंकि आपने डिफरेंस उन दो पॉइंटों का लेना होता है भाई जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो और जहां पे आपने लाके छोड़ देना है, तो माइनस करेंगे भाई इस पोटेंशियल में से स्टार्टिंग वाला, और स्टार्टिंग में इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी पे कितना जीरो, तो इसमें जीरो माइनस करोगे, तो ये दो सिस्टम टू चार्जेस का सिस्टम था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल। अब अगला है आपका nth चार्ज, भाई आपके पास दो ही चार्ज थे, एक पहला Q1 और दूसरा यहां आप ले आए Q4, अब के बाद आपके पास बहुत सारे चार्ज है, n चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे, और उन सभी की क्या निकालनी पोटेंशियल, तो कोई बात नहीं, इसमें कौन सी नई बात है, हम कह देंगे सर कि सभी को इन्फिनिटी से रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन ही क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो ड्यू टू n चार्जेस देखो बड़ा इजी है, सबके समझ में आ जाएगा। भाई हमारे पास n
चार्ज हैं सारे कहां पर हैं, इन्फिनिटी के ऊपर है, Q1 Q2 Q3 Q4 है, Qn और हमने यहां पर लेके आने हैं। तो क्या करेंगे हम सभी को इन्फिनिटी से उनकी पोजीशन में लेके आएंगे। अब स्टार्टिंग में मान लिया कि ये पॉइंट है जी P1 और इसका पोजीशन वेक्टर R1, यहां पर मैं किस चार्ज को लेके आऊंगा Q1, इसको लेके आऊंगा Q1 को, कहां से इन्फिनिटी पे जी, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा W1 है भाई, Q1 को W1 मान लेंगे, Q2 को लाएंगे W2 W3, ठीक है जी। तो मैं Q1 को यहां लेके आऊंगा चार्ज को, तो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पोटेंशियल बड़े लिख देता हूं इसका, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। भाई इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, यहां पर लेके आना है, Q1 चार्ज को अभी लेके नहीं आया हूं, चार्ज कहां है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से यहां पर लेके आना है। तो पहली बात यहां जी पोटेंशियल पता कर लो आप कितना है, और उसको Q1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा वो बना जाएगा। तो पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे यानी इस पॉइंट पे देख रहे हो तो चार्ज कितना है यहां, अरे चार्ज तो है ही नहीं, सारे के सारे चार्ज कहां हैं इन्फिनिटी पे हैं, तो पोटेंशियल कितना है 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 0, क्योंकि देखो भाई इन्फिनिटी पे भी 0 है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 क्यों 0 है, क्योंकि यार चार्ज ही नहीं है। पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस। अब चार्ज 0 है क्योंकि सारे चार्ज इन्फिनिटी पे हैं, आपकी बात समझ में आई कि नहीं। तो पहले चार्ज को यहां पर ला लीजिए और हमने कितना करना पड़ेगा 0, दिस इज 0 into में Q1 is equal to, आपके बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने पहले वाले टॉपिक में कहा था कि Q1 को लेके आने में वो आप अगले टॉपिक में समझ जाओगे, तो अब आप समझ गए कि नहीं। जब आप Q1 को लेके आए थे पहले वाले टॉपिक में तो भी वर्क डन कितना करना पड़ा था 0, और 0 ही करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल होगा ही नहीं जब चार्ज नहीं है आपके पास, सारे के सारे चार्ज कहां हैं इन्फिनिटी पे है, यहां कोई चार्ज ही नहीं है आसपास, सारा चार्ज है इन्फिनिटी में, तो पोटेंशियल कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए क्योंकि चार्ज 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 इनटू क्या होगा हां, आपने वर्क डन कितना करना पड़ा 0, आप Q1 को यहां ले आए। अब अगला आपने किसको लेके आना है Q2, मान लिया भाई इस पॉइंट पे लेके आना है P2 पे, और इसकी डिस्टेंस है यहां से R1 to 1 से 2, कौन से चार्ज को लेके आना है Q2 को, इन्फिनिटी पे है Q2, तो भाई W2 हो जाएगा वर्क, ठीक है। फार्मूला वही पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो अब की बात तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा ना, कितना होगा पोटेंशियल इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अब Q1 है भाई इसकी वजह से है, Q1 आ चुका पहले, तो Q1 बटे में डिस्टेंस कितनी इस पॉइंट की R12, तो ये तो पोटेंशियल हो गया, तो Q2 W2 इस पोटेंशियल की वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1, और इनटू में चार्ज होता है, चार्ज कितना लेके आने वाले हो Q2, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं Q2 W3। अब किसको लेके आओगे जी Q3 को लेके आएंगे, किसको लेके आएंगे किस पॉइंट पे, मान लिया दिस पॉइंट इज द P3, और डिस्टेंस 1 चार्ज से तो कह दो इसकी R12, और जो सेकंड यहां पर आ चुका है Q2 उसकी वजह से ये डिस्टेंस है, उसकी डिस्टेंस है R23 यानी 2 से 3 की डिस्टेंस। अब ध्यान रहे जी पोटेंशियल इस पॉइंट पे आपने Q3 चार्ज लेके आना है, तो पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा और पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, तो बात समझ में आई। तो जो W3 होगा वो क्या होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1, कितना आ जाएगा ये, दिस इज W3 पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 और इनटू में चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q1 है, डिस्टेंस Q1 से इस पॉइंट की R12
131 होंगे 1 से 3 की डिस्टेंस है देखो फर्स्ट चार्ज से थर्ड की है तो r13 तो डिवाइड बाय r है 13 ये इसकी वजह से हो गया प्लस इसकी वजह से कितना हुआ यहाँ पर इसकी वजह से होगा 1/4 पाई एक्सप्लोन नॉट चार्ज क्या हो बटे r23 ये हो गया और इनटू में कितना चार्ज ले गया है क्या हो 3 बस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ क्या हो जाएगा ये हो गया क्या हुआ में क्या हो 3 और नीचे 4 पाई एक्सप्लोन r13 प्लस क्या हुआ में क्या हो 3 बटे 4 पाई एक्सप्लोन नॉट r23 क्लियर है जब फोर्थ चार्ज लेके आओगे मान लिया इस पॉइंट पे P4 पे तो पोटेंशियल इन तीनों की वजह से होगा होगा कि नहीं होगा अब आप सीख गए कि नहीं जब फोर्थ चार्ज लेके आओगे तो क्या आएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2 ड्यू टू Q3 और इनटू Q4 क्या आ जाएगी टर्म 1/4 पाई एक्सप्लोन नॉट तो पहले चार्ज से Q1 और r14 हो जाएगी आपके बात समझ में आई कि नहीं और अगला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एक्सप्लोन नॉट Q2 बटे r24 हो जाएगा अगला 1/4 पाई एक्सप्लोन नॉट चार्ज Q3 बटे में r34 हो जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा Q4 क्लियर है तो ऐसे हम इन सब का सम कर देंगे टोटल वर्क डन क्या होगा टोटल पोटेंशियल की W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो तो इसका सम करके जो कॉमन आ रहा है देखो 1/4 का सन और सभी में कॉमन आ रहा है समेशन लगा देंगे इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेना ठीक है पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी एनर्जी की तो जूल ही होती है अब बहुत सारी यूनिट दे रखी है आपकी बुक्स में छोटे यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे रखी है ठीक है आप उनको रीड कर लेना ठीक है नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एरिया वेक्टर ठीक है एरिया वेक्टर ये कोई सरफेस एरिया है देखो मैं आपको बताऊं भाई एरिया क्या होता है आपको सुनने से थोड़ा अजीब लगा होगा एरिया वेक्टर एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है लेंथ इनटू ब्रेड्थ कोई डायरेक्शन नहीं होती लेकिन हमने लिखा एरिया कभी कभी एक खास केस में हम एरिया को क्या लेते हैं वेक्टर तो वेक्टर होते क्या हैं जिन पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट पड़े उसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं a physical quantity which is affected by direction is called vector अब एरिया भी कभी-कभी डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है एरिया के ऊपर इसलिए हम एरिया को क्या लेते हैं वेक्टर लेते हैं आपके बात समझ में आई कि नहीं क्लियर है देखो जैसे कैसे पड़ता है वो देखो आप एरिया का डायरेक्शन के ऊपर भाई मान लिया ये मेरे पास एक पाइप है ठीक है मान लिया पानी का नल है इसमें से पानी आ रहा है ठीक है इसमें से क्या है जी वाटर बाहर आ रहा है ठीक है अब आप एक बात बताओ इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ठीक है मेरे पास एक रिंग है रिंग समझते हो ना जो उंगली में पहनते हैं वो रिंग है अब आप एक बात तो इसमें से पानी आ रहा है मैं उस रिंग को पहली पोजीशन तो मेरी ये है कि ऐसे रख दूं इसके आगे तो पूरे का पूरा वाटर उस रिंग के अंदर से फ्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऐसे रख दूंगा तो जितना पानी से निकल रहा सारा उसके अंदर से अगला मैं उसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर रहा हूं देखो ये रिंग है और मैं उसकी डायरेक्शन क्या कर रहा हूं ऐसे थोड़ी सी घुमा रहा हूं आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा घुमाते पूरा पानी उस रिंग के अंदर से क्रॉस नहीं होगा उसमें से पानी कटने लग जाएगा
मैं और घुमा दूं, मैं उसको 90 पे कर दूं तो रिंग बिल्कुल ऐसे हो जाएगी इसके आगे। आपकी बात समझ में आएगी नहीं? रिंग कैसे हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी। क्या उस रिंग के अंदर से वाटर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। और जब आप उसको रोटेट करोगे तो फिर उसके अंदर से वाटर जाने लग जाएगा, और जब आप शुरू से 180 रोटेट कर दोगे तो वापस उसके अंदर से पूरा पानी फ्लो लग जाएगा। तो जो रिंग का एरिया ऑफ प्रोसेशन है वो उसके अंदर से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसको क्या कर रहा है? डायरेक्शन के हिसाब से अफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से इस केस में हम एरिया को क्या लेंगे? वेक्टर लेंगे। तो अब एरिया वेक्टर बता दिया सर आपने, तो उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, एरिया तो ठीक है वेक्टर हो गया, उसकी डायरेक्शन की करो। उसकी डायरेक्शन के लिए देखो क्या होता है। डायरेक्शन मान लीजिए एरिया, तो इसकी डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड, यानी कि बाहर। भाई अपना ये बोर्ड है, ये इसकी लेंथ और ये पूरा इसका एरिया है। अगर मैं इस एरिया की डायरेक्शन को किधर होगी? रेडियली आउटवर्ड, यानी परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। भाई मान ले एस था, मैं डेल एस स्मॉल एरिया मानता हूं, ये कंसीडर कर लेंगे एस। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? मैं डेल एस के यूनिट वेक्टर निकालूं तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो एरिया वेक्टर डेल एस वेक्टर क्या हो जाएगा? बाय यूनिट वेक्टर डेल एस और डेल एस, इसका मतलब ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बाय बात है डायरेक्शन की। डायरेक्शन मैंने बता दिया, जो भी एरिया है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। देखिए मेरे पास ये डायरी है, अगर मैं कहूं कि इसका ये एरिया है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो आप कहोगे सर ये इसका सरफेस है ना, इसके सरफेस के एक तो परपेंडिकुलर ये होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर भी दो तरह से, एक तो इनवर्ड हो सकता है एक आउटवर्ड। तो किधर होगी बताओ? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। बड़ा ही चीज है। मैं इस दीवार के एरिया को बोर्ड के एरिया को परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अच्छा चलो मैं कहता हूं भाई इसकी बताओ आप इस सरफेस की किधर होगी? तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपकी तरफ। क्लियर है? मैं कहूं इस सरफेस की बताओ तो लो जी इसके परपेंडिकुलर इधर। इसकी बताओ इसके परपेंडिकुलर इधर। इसकी इसके परपेंडिकुलर इधर। नीचे वाले की एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नीचे। आपकी बात समझ में आई? आपसे कोई छत के एरिया की पूछे तो डाउनवर्ड, फ्लोर के एरिया की पूछे तो अपवर्ड, ये लेफ्ट हैंड की है सॉरी राइट हैंड की जो दीवार है इसकी पूछे तो आपके बात समझ में आएगा? ये मार्कर है, मैं बताऊं मैं पूछूं आपसे भाई यहां बताओ एरिया डायरेक्शन, आप कह दोगे यहां पर यहां पर। ठीक है, एरिया वेक्टर के पास सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Electric flux denoted by phi. Electric flux through a given area is the total number of electric field lines passing through given area. इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। हम कर क्या रहे हैं इसमें? तो पहले हमने पोटेंशियल था, पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? V से, तो फ्लक्स को I से। फिर उसका मीनिंग क्या था जी है ना, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये इसका मीनिंग है फिजिकल में। फिर उसका फार्मूला, फार्मूला क्या था पोटेंशियल का? फार्मूला था जी वर्क डन बाय चार्ज। तो इसी तरह फ्लक्स की डेफिनेशन, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया।
जो भी एरिया दिया गया है उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे नोट करते हैं फाई से। फार्मूला देखो इसका, फाई होगा आपका ई डॉट डीएस। ई डॉट एस ही मानो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया की डॉट प्रोडक्ट, ये इसका फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होगी, फार्मूला होगा। अब एक चीज देखो, आप डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को लेके तो क्या आ जाएगा cos थीटा, ये आ जाएगा E S cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड S, ठीक है। अब ये फार्मूला है, ये डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए। तो है भी बिल्कुल ये राइट। देखो एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। भाई मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायरेक्शन ये है और दिखा रही है, मेरे पास ये एरिया है, क्लियर है। मैं इस एरिया को देखो ऐसे रख दूं, ये मान लीजिए मैं इसको ऐसे रखूं इस तरह से, क्लियर है। अब इस तरह से रखूंगा आधा बॉडी के अंदर है ये, तो सारी की सारी लाइंस इस एरिया से क्रॉस कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन पास कर रही है, तो फ्लक्स भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन क्या अपना जो फिजिकल मीनिंग है उससे हो रहा है, फार्मूले से देखना एक बार। भाई मैंने ऐसे रख दिया, तो एरिया की डायरेक्शन आपको रेडियली आउटवर्ड ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ये दोनों की सेम होगी। एंगल कितना होगा 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0, दिस इज 1, दिस इज मैक्सिमम। आपके बात समझ में आई कि नहीं, इस पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू होती है cos 0 की 1। तो आप देख पा रहे हो कि मैक्सिमम लाइन क्रॉस करेंगी तो फ्लक्स मैक्सिमम होना ही था। दूसरा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब आप कहोगे सर एरिया की डायरेक्शन क्लियर होगी आउटवर्ड, तो ये बता दिया मेरे वाले में। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इधर एंगल कितना बढ़ गया, ये तो 90 बन गया जी, और cos 90 क्या होता है, cos 90 आ जाएगा वो 0। भाई आप एक बात बताओ, एरिया तो ये है, क्या इसमें से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, क्या नहीं होगी। तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, इसका मीनिंग फ्लक्स क्या है, 0 है। ये फ्लक्स होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो है। अरे तो बड़ी सिंपल बात है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी तो फ्लक्स ज्यादा है, कम हो रही तो कम है, और नहीं हो रही तो नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें फार्मूला एक फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि हम एक स्मॉल पार्ट्स के लिए निकालते हैं। जब भी आपने एक्सप्रेशन करना होता है, आपने देख भी लिया, जैसे आपने पोटेंशियल का निकाला था वर्तन, तो स्मॉल पार्ट्स के लिए स्मॉल फ्लक्स हो जाएगा d phi, ये हो जाएगा E डॉट ds, ds का स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है। और पूरे के लिए हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, d phi का इंटीग्रेशन इधर E डॉट ds का इंटीग्रेशन, भाई d phi का तो क्या आ गया phi, और E डॉट ds इंटीग्रेशन। अब आपको फ्लक्स निकालने का फार्मूला आ गया, क्या E डॉट ds, पूरे सरफेस के लिए उसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। कोई भी हमें सरफेस देगा, हम उसमें एक स्मॉल सरफेस मान लेंगे ds, और उसका स्मॉल फ्लक्स निकाल लेंगे E डॉट ds। कैसे निकलेगा ये देखो, अब आप सीखो इन चीजों को। भाई हम E की डायरेक्शन देखेंगे, हर एक बच्चे को E की डायरेक्शन याद है ना, कैसे देखते थे, टेस्ट चार्ज, कैसे टेस्ट चार्ज रख के जिधर टेस्ट चार्ज जाएगा उधर ही क्या हो जाएगी आपकी डायरेक्शन, तो कोई बोला नहीं है ना। और एरिया की बात बताई है रेडियली आउटवर्ड, तो उसके हिसाब से cos की वैल्यू पुट होगी हर एक टॉपिक में, क्योंकि हर एक टॉपिक में एरिया की अलग-अलग डायरेक्शन होगी, E की अलग-अलग होगी, उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा की। और ये मैंने बता दिया, एक बच्चे को बताना चाहिए cos 0 कितना होता है 1, और cos 90 कितना होता है 0। भाई फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जितनी भी डॉट प्रोडक्ट होती है सारी क्या होती है स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है E की और S की। यूनिट की बात करें, भाई यूनिट अपने आप देख लेना, E की देख लोगे एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फार्मूला भी निकाल लोगे E डॉट S का, ये आपका काम है। तो कल हम करेंगे गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम, लेकिन वो आपको तब आ पाएगा जब आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता होगा, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता होगी, जब आपको एरिया की डायरेक्शन पता होगी, तब आप निकाल पाओगे
गोस थ्योरम एंड एप्लीकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आगे भी क्लास में काम आता रहेगा जो भी आप बीएससी एमएससी या कोई कोर्स करोगे। अच्छा एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जो अपना फिजिक्स की रीड है बार बार हम एक टॉपिक में कर रहे हैं कि जब भी हमने पूरे के लिए एक्सप्रेशन निकालना है हम क्या कर लेते हैं, एक स्मॉल पार्ट्स मान के उसके लिए वो चीज कैलकुलेट करनी है। आपने चाहे वर्क डन निकालना है, चाहे आपने फ्लक्स निकालना है, या आपने और कुछ भी निकालना है, जब भी हमने किसी पूरा एक्सप्रेशन निकालना है किसी चीज के लिए, हम सबसे पहले स्मॉल पार्ट्स कंसीडर करेंगे और उसके लिए वो वैल्यू निकाल लेंगे और फिर पूरे का उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक आधा रूल मैंने आपको बता दिया, बाकी जो जो आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो गोस थ्योरम और एप्लीकेशन पेपर में टॉपिक आ सकता है वहां से, वो जब आएगा जब आप ये तब